नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। वक्त हो चला है अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। कश्मीर एक्सप्रेस में आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस के साथ। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा 6 रोजा दौरे के अख्तिताम के बाद दिल्ली वापस। रवानगी से कबल तलबा और नौजवानों से की दिनेश्वर शर्मा ने जज्बाती अपील। वादी में बिजली बहरान खत्म करने की यकीन दहानी भी हुई। तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी कैदियों के साथ मारपीट मामले पर होम मिनिस्ट्री ने तलब की रिपोर्ट। डायरेक्टर जेल को जल्द अज जल्द रिपोर्ट दाखिल करने की दी हिदायत। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश। आजाद व खुद मुख्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए सरकारी सरगर्मियां तेज। एडिशनल सेक्रेटरी की सदारत में 4 रुकनी टीम की तश्कील। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से फिर हुई सीजफायर की खिलाफ वर्जी। राजौरी और पुंछ जिले के फ्रंट पोस्ट पर फायरिंग। जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया करारा जवाब। और रियासत में मुख्तलिफ सड़क हादसों में 3 अफराद की मौत। मुतादिद अफराद जख्मी। शदीद तौर पर जख्मियों को भेजा गया अस्पताल। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जी हां, मरकजी हुकूमत के मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा आज अपना दौरा मुकम्मल करके दिल्ली लौट आए हैं। मुज़ाकरातकार के तौर पर अपनी तकर्रुरी के बाद दिनेश्वर शर्मा का यह दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा था। 6 रोजा दौरे की शुरुआत 24 नवंबर को हुई थी और 26 नवंबर को श्रीनगर रवानगी से कबल दिनेश्वर शर्मा ने गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात के बाद जम्मू में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुकात रखने वाले लोगों से मुलाकात की थी। जम्मू कयाम के दौरान दिनेश्वर शर्मा से बीजेपी कारकुन और कश्मीरी पंडितों के कई नुमाइंदों ने तफसीली मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के कई कैंपों का भी दौरा किया और वहां के हालात की जानकारी ली। कश्मीरी पंडितों ने दिनेश्वर शर्मा के सामने वादी में आपसी वापसी और मुआवजा, रोजगार और बुनियादी सहूलियात का मुद्दा उठाया। और गुज़िश्ता दौरे की बनिस्बत इस दफा दिनेश्वर शर्मा की वादी में कयाम के दौरान हिफाजती इंतजाम बेहद सख्त थे। यही सबब है कि मीडिया को भी उनसे दूर रखा गया। वादी में कयाम के दौरान दिनेश्वर शर्मा पुलवामा और अनंतनाग में सियासी जमातों के नुमाइंदों और तलबा से मिले। जनूबी कश्मीर के दोनों इलाके मिलिटेंसी के सेंटर पॉइंट माने जाते हैं। अनंतनाग में तलबा के अलावा उन्होंने 15 वफूद से मुलाकात की है। तलबा ने वादी में अमन बहाली, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना ज्यादतियों, ज़राए अबलाग की यकतरफा रिपोर्टिंग, तरक्याती मंसूबों और रोजगार और दीगर मौक़े की कमी का भी मुद्दा उठाया। मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बेहद जज्बाती अंदाज में दिनेश्वर शर्मा से वादी को तशद्दुद से पाक करने की अपील की और पत्थरबाजों के खिलाफ मामलों की वापसी और बिजली बहरान को दूर करने के लिए 300 मेगावाट बिजली मुहैया कराने की यकीन दहानी भी कराई गई है। ये 2 ऐसी चीजें जिसे कयाम अमन के लिए एक बड़ी पेशरफ्त माना जा रहा है। हालांकि हुर्रियत से बातचीत को लेकर अभी भी डेडलॉक कायम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि दिनेश्वर शर्मा मरकजी हुकूमत को रियासत की सही सूरत हाल से आगाह करेंगे। वो आए हैं, अल्लाह करे कि जिनसे वो मिले वो सीधी बात करें, उन्होंने बताएं कि हमारी मुश्किलात क्या हैं, तो वो समझ जाएंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकालना है इस मखमसे से निकलने का। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये यहाँ की हालत देखकर दिल्ली में उनको बयान करेंगे कि साहब ये हालत यहाँ पे है और इसको सुधारने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जाहिर की है कि दिनेश्वर शर्मा मरकजी हुकूमत को रियासत की सही सूरत हाल से आगाह करेंगे। आपको बता दें कि दिनेश्वर शर्मा अपने 6 दिनों के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं और इस दौरान वो जम्मू में भी रहे और कश्मीर में भी गए, जनूबी कश्मीर में भी गए। साउथ कश्मीर खासतौर से इस बार मरकज रहा उनके इस दौरे का। वहां पर उन्होंने अनंतनाग में जैसे उन्होंने नौजवानों से बात की, वहां की परेशानियों को समझने की कोशिश की, अलग अलग वफद से मुलाकात की और कोई रास्ता निकलेगा ये सभी उम्मीद कर रहे हैं। और श्रीनगर से कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम इस पूरे दौरे का जो हम कह सकते हैं कि निचोड़ क्या रहा वो जानने की कोशिश करते हैं। लगातार इसको कवर कर रहे थे सैयद तजम्मुल इस्लाम। जानेंगे सैयद तजम्मुल, आप कैसे देखेंगे इस दूसरे दौरे को दिनेश्वर शर्मा के?
इमरान, देखिए दिनेश्वर शर्मा का दौरा जो था आज, अगर हम देखें कि उसके दूसरे दौरे के दौरान ये किन लीडरों से मिले, मुझे लगता है कि अब की बार उन्होंने मेन स्ट्रीम लीडरान के जो ख्यालात थे उनको पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद दिल्ली में जाकर उन्होंने जिस तरह से सिटिंग पेल्टर्स की एमनेस्टी की बात करी और उसके बाद उसके आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान ने भी बयान जारी किया कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। लेकिन दूसरे दौरे के दौरान दिनेश्वर शर्मा ने अब की बार आम लोगों की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश की। अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर पहले जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भले ही वो पीडीपी की बी टीम से मिले हों या मेन स्ट्रीम लीडरान में से जो लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, अब की बार उन तक रसाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के बाद अनंतनाग में बातें की, उसके बाद अपने गेस्ट हाउस वाक़या श्रीनगर में हरी निवास में भी आम लोगों से मुलाकात होने का शरफ हासिल हुआ। लेकिन अब की बार दिनेश्वर शर्मा के दौरे में खास बात यह थी कि किसी भी सियासी पार्टी ने अब की बार मनफी सियासत नहीं की, न ही इस तरह के स्टेटमेंट्स आए कि जादू की छड़ी श्रीनगर में कौन सा अब की बार जलवा दिखाएगी, उस पर कोई सियासत नहीं हुई। बल्कि आम लोगों के तासुरात अब की बार ये थे कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर 700 से इजाफी मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा सकती या पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी रियासती सरकार के साथ बातचीत का मामला जो है उठाया जा सके, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। अब की बार मीडिया की चकाचौंध से दूर ये दौरा इसलिए रखा गया। पहले दौरे में हम जी मीर की रेजिडेंस, कांग्रेस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस तक जा पहुंचे, वहां अंदर हमने उनसे बात भी की और उन्होंने कम लफ्जों का इस्तेमाल किया लेकिन मीडिया से बात की। लेकिन अब की बार वो कोशिश कर रहे थे कि आम लोगों तक पहुंचे, भले ही आम लोग अभी उतनी ज्यादा तादाद में न मिले हों, लेकिन तकरीबन 50 से 60 वफूद से मुलाकात होने का शरफ अब की बार दिनेश्वर शर्मा को हासिल हुआ। और अब की बार ये जो दौरा था इसमें सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई खुदा न खास्ता इस तरह की अनहोनी न हो। मुझे लगता है कि दिनेश्वर शर्मा अब की बार जो होमवर्क करके आए थे कि अब लोगों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं, और मुझे पता चला है कि जराये से कि लोगों ने जो तासुरात उठाए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डायलॉग के बगैर कोई भी चीज जो है उसको हासिल नहीं किया जा सकता। और जब तक जम्मू कश्मीर के मसले के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला सईद अली शाह गिलानी बड़े कदावर लोग बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उससे पहले जो जम्मू कश्मीर में अंदरूनी मामला हैं जो मुल्क के साथ उठाए जा सकते हैं, उन पर मुझे लगता है कि अब की बार ज्यादा जोर दिया गया था। बिल्कुल, तो क्या उम्मीद की जाए सैयद तजम्मुल इस्लाम आगे भी जो दौरे होने जा रहे हैं उसमें अलहदगी पसंदों से मिलने का भी प्रोग्राम आगे बन सकता है? क्योंकि मरकजी हुकूमत ने भी पिछले दिनों कुछ इशारे इस तरह से दिए थे कि सारे मुतबादिल खुले हैं, सबसे बात होगी। बिल्कुल, देखिए अब की बार ये जो दौरा था ये लो प्रोफाइल था और उम्मीद की जाती शायद हुर्रियत लीडरान के साथ बातचीत का अमल जो है शुरू किया जा सका। हालांकि आज उन्होंने सेमिनार में उनके दौरे को कहा कि ये लो प्रोफाइल दौरा है और जब वक्त आएगा डायलॉग का उसका एक स्ट्रक्चर पहले बनना चाहिए था, किस लेवल पर डायलॉग जो है वो उसको शुरू किया जा सके। लेकिन अब की बार हुर्रियत लीडरान में से हल्का सा इशारा मैं आपको दे दूं कि हुर्रियत के एक नजदीकी वकील है, उनके फर्जंद जो उजैर रोंगा, उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ कुछ यूथ थे, इसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ यूथ थे जिनके ख्यालात मिड 90s के बाद जो जनरेशन जम्मू कश्मीर में आज 20, 25, 27 बरस के लोग हो गए हैं, उनसे मिलने का शरफ हासिल हुआ। हुर्रियत के साथ मुझे लगता है कि अभी बेशतर हुर्रियत लीडरान जो है वो एनआई की गिरफ्त में है, उसके लिए पहले रियासती सरकार कुछ माहौल बनाने जा रही है, उसके बाद हुर्रियत लीडरान को बाकायदा तौर पर दावतनामे इरसाल किए जाए। मुझे लगता है तीसरा दौरा जो होगा शायद हुर्रियत लीडरान की तरफ इशारा मिल सकता है बातचीत के मरहल के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी बातचीत के लिए आपका श्रीनगर से। और इधर कुछ दिनों की खामोशी के बाद पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से सीजफायर की फिर से खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेज तरीके से 12 दिनों के बाद मेंढर तहसील के बलनोई, मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि दोपहर को पाकिस्तानी रेंजर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जो कि रुक रुक कर जारी है। अचानक शुरू हुई फायरिंग से स्कूली बच्चों में दहशत का माहौल है। वहीं राजौरी जिले के सरहदी इलाकों में भी फायरिंग की गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक राजौरी फायरिंग सुंदरबानी पुलिस स्टेशन हल्के को निशाना बनाकर की गई थी। हिंदुस्तानी फौज ने जारहाना अंदाज में इस कार्रवाई का जवाब दिया है। गौरतलब है कि इससे कबल मंगल को झांगर में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की थी और यह फायरिंग तकरीबन 1 हफ्ते बाद की गई है। इससे पहले पुंछ जिले में 15 से 17 नवंबर के दरमियान मुसलसल 3 दिनों तक सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी। तो 1 हफ्ते के करीब सीज फायर के बाद अगर हम बात करें तो उसकी फिर खिलाफ वर्जी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और यह मुसलसल जारी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि
इससे स्कूली बच्चों को खास तौर से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दहशत का माहौल है। जो सरहदी इलाके के गांव हैं वहां पर लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है, अजीरन हो जाती है। और पुलिस तर्जुमान बता रहे हैं कि राजौरी और ये सुंदरबनी का जो इलाका है वहां पर पुलिस स्टेशन को निशाना बना करके फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो इस जारहाना अंदाज का फिर जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा, और जैसा कि हिंदुस्तान हमेशा देता है। और रमेश बाली हमारे रिपोर्टर इस वक्त पुंछ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, जानना चाहेंगे क्या कह रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, अचानक ये फायरिंग क्यों और कैसे इससे निपटा जा रहा है? आज 12 दिनों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने पुंछ के कैंडर तहसील के मनकोट, बल्लोई और कृष्णा घाटी सेक्टर में अचानक दिन को 2 बजे के करीब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान ने छोटे हथियारों के साथ साथ मोटार का भी इस्तेमाल किया। अचानक हुई इस फायरिंग से आम आवाम को काफी दहशत का माहौल देखा गया। दिन के समय था, सभी स्कूल लगे हुए थे। सर्दी का मौसम होने के कारण बच्चे धूप में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इसी तरह बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने स्कूल के कमरों में पहुंचे। बच्चों के साथ साथ अवाम में भी काफी डर का माहौल देखा गया। वहीं स्कूल टीचर का कहना है कि हमारा स्कूल बिल्कुल LOC पर होने के कारण यहाँ पर आए दिन गोलाबारी होती रहती है और फिर जब तक फायरिंग बंद ना हो जाए हम बच्चों को इसी तरह कमरों में बिठा कर रखते हैं और फायरिंग बंद होने के बाद ही बच्चों को उनके घरों को भेजा जाता है। बिल्कुल। और जिस तरह से एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते कम से कम यहां पर अमन था, फायरिंग नहीं की जा रही थी पाकिस्तानी रेंजरों की जानिब से, इसके पीछे क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? क्या वहां पर लोग मानते हैं बार बार गैप के साथ जो फायरिंग होती है उसके पीछे कोई, इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी होती है इन लोगों की? पाकिस्तान तो इन हरकत में बाद नहीं आता, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब तक फायरिंग बंद रहती है तो हम अपना काम खेतों में या कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर इस इलाके में फायरिंग शुरू कर दी। अब सर्दी का मौसम आने वाला है, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी भी होना शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही रहेगी है फायरिंग की आड़ में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए। और पाकिस्तान ने कल राजौरी में भी जंगल एरिया में भी फायरिंग की थी, लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से काफी हैवी फायरिंग की गई और भारतीय फौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, रमेश बाली पुंछ से। और सीजफायर की खिलाफ वर्जी के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला अपने मुतनाज़ा बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि POK पर दिया गया उनका बयान बेतुका नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले का हल सभी फरीकैन से बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। When I speak something, I speak because of the things I see. I see the tragedy my people have to face, not only in the valley, but in the rest of the areas. Look at our borders. Shells come. Our women, our children, our people die. Soldiers die. Officers die. On both sides. What are we trying to achieve? The only way forward, if you have to fight terrorism, as Prime Minister said, it's a world order thing and we all should together fight terrorism, then time has come for Government of India, which is the bigger country than Pakistan, to find ways and means of talking to Pakistan and finding way forward. What is Farooq Abdullah saying? I'm not saying something which is irrational. एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। तिहाड़ जेल में बंद 18 कश्मीरी कैदियों के साथ मारपीट की खबर का नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला ने मामले की तफ्तीश का हुक्म दिया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने DG तिहाड़ जेल से रिपोर्ट तलब की है। खबरों के मुताबिक झड़प में कई अफराद जख्मी हो गए थे। वजारत ने तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल को पूरे मामले और इस सिलसिले में उठाए गए इकदामात की रिपोर्ट जल्द अज जल्द सौंपने की हिदायत दी है।
जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में दिल्ली के एलजी से भी बात की है। एलजी से कहा गया है कि जेल के हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए किसी सीनियर ऑफिसर को तकर्रुर किया जाए और जहां कमियां हों उसे फौरी तौर पर दुरुस्त करने की तदबीर की जाए। जराये के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश में 3 अफराद के पास चंद मुतराजा चीजों पाए जाने की जानकारी मिली थी और इस सिलसिले में दूसरी तफसीलात का इंतजार है। कश्मीरी कैदियों के साथ हुई मुबैना मारपीट पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार किया है और ऐसी खबर भी है कि उन्होंने इस सिलसिले में होम सेक्रेटरी से बात करके मामले की जानकारी हासिल की है। हालांकि मिनिस्ट्री ने इस बात की ना तो तस्दीक की और ना ही इससे इनकार किया है। मकामी मीडिया के मुताबिक वजीर आला ने होम सेक्रेटरी से बात करके जेल में बंद कश्मीरी कैदियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कहा है। जवाब में होम सेक्रेटरी ने वजीर आला को बताया कि 18 कश्मीरियों के साथ मारपीट के वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में वजीर आला ने बयान जारी करके कहा कि जेल जैसे महफूज मकाम पर इस तरह के हादसे इंतजामिया पर सवाल खड़े करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन कैदियों को कश्मीर की जेल में रखने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वजीर आला को इन कैदियों की हालत जानने के लिए खुद तिहाड़ जाना चाहिए। पहले ही अपने वजीर आला से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि उन्होंने अभी होम सेक्रेटरी से बात की, इसके बजाय कि वो होम सेक्रेटरी से बात करें, मैं ये समझता हूं क्योंकि उन्होंने ही इन कैदियों को इन जेलों में भेजा है। अगर इनको इतनी फिक्र उन कैदियों की है जिन पर जुल्म हो रहा है तो इन्हें खुद जाकर उन लोगों को देखना चाहिए उनकी हालत जार क्या है, और अगर वो देखेंगी कि उनकी हालत जार बुरी है तो उन्हें अपने जेलों में वापस लाना चाहिए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस से हर हालात का सब्र से सामना करने की ताकीद की है। आपको बता दें कि वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कठुआ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुनक्किद पासिंग आउट परेड के दौरान अपने खिताब में ये बातें कही। वजीर आला ने कहा कि दहशत और दहशतगर्दों का खात्मा करना भले ही पुलिस फोर्स का फर्ज है, लेकिन इसके लिए पुलिस को इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस मुहिम में किसी बेकसूर के साथ ज्यादती ना हो सके। साथ ही पासिंग आउट परेड में पुलिस फोर्स को हिस्सा बने नौजवानों को डिसिप्लिन और सब्र के बारे में बताया गया। साथ ही कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पनप रहे मुश्किलों के मद्देनजर रियासती पुलिस को मरकजी पुलिस की तरह सहूलियात देने पर भी मरकजी हुकूमत से बात की जा रही है। वजीर आला ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और इस ट्रेनिंग में उम्दा मुजाहरा करने वालों को एजाज से भी नवाजा। यहाँ से पास होके निकल रहे हैं और उनके घर के जो सदस्य, फैमिली मेंबर्स, वालिदान यहाँ आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब सलाम। आज बहुत ही मुबारक दिन है आप लोगों के लिए कि आज आप यहाँ से पास होके एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। अभी मैं प्रिंसिपल साहब की बात सुन रही थी कि वो अलग अलग ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे आपको ट्रेन किया, SLR हो, AK-47 हो या दूसरी चीजें हो, एक्सरसाइज, योगा, यानी कि हर चीज का इन्होंने जिक्र किया और हर चीज का आपकी ट्रेनिंग में ख्याल रखा गया है। पर मैं समझती हूँ असली इम्तिहान बाहर जाके SLR या AK-47 चलाने का सिर्फ नहीं होता है, बल्कि आप एक 9 साल से बच्चे या 80 साल के बुजुर्ग के साथ कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे पेश आएंगे, वो सबसे बड़ा इम्तिहान है। यहाँ तो आप लोगों ने सारे इम्तिहान पास किए और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कामयाबी भी हासिल की। ये तो बहुत अच्छा है, आप उनको मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग चीजों में ऑलराउंडर आए हैं। मगर असली इम्तिहान अब बाहर जाके होगा आपका। जम्मू कश्मीर हुकूमत रियासत में एक खुद मुख्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत ने यह फैसला रियासत में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के मुतालबे के पेश नजर लिया है। ये जानकारी वजीर सेहत बाली भगत ने दी। मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके तहत एडिशनल सेक्रेटरी बराए सेहत और मेडिकल एजुकेशन की सदारत में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। मौजूदा कमेटी जम्मू यूनिवर्सिटी और मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीनियर फैकल्टी पर मुश्तमिल होगी और ये कमेटी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाए जाने के सिलसिले में तमाम हालात का तफसीली जायजा लेगी। हुकूमत को जरूरी इक़दामात के लिए अपनी सिफारिशें भी देगी। आपको बता दें कि इस वक्त रियासत में
पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज समेत 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। मेडिकल कॉलेज समेत रियासत के तीनों इलाके के सभी कॉलेज इन्हीं 2 यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता हैं। जाहिर है काम का बोझ ज्यादा होने से कॉलेज के डे टू डे फंक्शन मुतासिर होते हैं। वजीर सेहत बाली भगत ने कहा है कि इंडिपेंडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कयाम से बहुत सारी परेशानियों का खात्मा होगा। फलाह और बहबूद के वजीर सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा का दौरा किया, साथ ही हंदवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया। वजीर सज्जाद गनी लोन ने गर्ल्स स्कूल, फ्रूट मंडी का भी दौरा किया, जेर तामीर कामों का भी जायजा लिया। वजीर सज्जाद गनी लोन ने अफसरान और इंजीनियर के कामों से काफी खुशी दिखाई। उन्होंने कहा कि सभी अपने काम को पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और सांबा में वजीर आला महबूबा मुफ्ती के दरबार में मकामी लोगों ने एक बैंक्वेट हॉल बनाने का मुतालबा किया, जिसको लेकर के वजीर रेवेन्यू अब्दुल रहमान वीरी ने जिला सांबा का दौरा किया और 2 जगहों का जायजा लिया, जिसमें एक गांव नानक चक और दूसरी बुधवानी में मौजूद है। इन्होंने हॉल बनाने की बात की। इसके साथ ही डीडीसी सांबा शीतल नंदा समेत महकमा कस्टोडियन के कई अफसरान मौजूद थे। वजीर रेवेन्यू ने कहा कि जल्द ही जगह का फैसला ले लिया जाएगा और लोगों के मुतालबे के मुताबिक खूबसूरत बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा। मिनिस्टर साहिबा ने यहाँ टूर किया था। उन्होंने यहाँ पब्लिक डिमांड आई थी कि यहाँ एक बैंक्वेट हॉल, एक मैरिज हॉल होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। अब हम एक्सप्लोर यही पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं कि कहाँ किस जगह हम वो बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं, मैरिज हॉल बना सकते हैं, ताकि यहाँ जो सांबा के लोग हैं इनकी फैसिलिटी, इनको वो बेहतरीन फैसिलिटी अवेलेबल रहे। क्योंकि पब्लिक ने भी वहाँ उसको डिमांड की थी। तो फिर उसके बाद मैडम ने एक मीटिंग ले ली जम्मू में, तो जहाँ हमने ये फैसला किया कि सांबा में एक बैंक्वेट हॉल तमीर किया जाएगा। और जम्मू में सब्जियों की बढ़ती कीमत के सबब लोगों का माहाना बजट बिगड़ गया है। बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की महंगी कीमत लोगों को परेशान कर रही है। ये अब आम आदमी की दस्तरस से भी बाहर हो चुकी हैं। आलू, टमाटर और प्याज ने उमूर खानदारी का सारा निजाम ही चौपट कर दिया है। गिरानी कम करने के भले जितने दावे किए जाएं, लेकिन बाजार की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगे कि सरकारें वाकई कुछ कर रही हैं, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली तमाम सब्जियां इतनी ऊंची कीमत पर मिल रही हैं कि आम आदमी तक इसकी रसाई को ही नामुमकिन बना दिया गया है। आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, मटर और फलियां, सब चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो एक हफ्ते की सब्जी हम 200 रुपए में ले लेते थे, आजकल वो 300 साढ़े 300 में पड़ती है। इसलिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर लेडीज के लिए, क्योंकि उनको पूरा महीने का बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसको कम होना चाहिए। 60 रुपये प्याज है, किसी ने 50 लगाया, किसी ने 60 लगाया। टमाटर देखो, टमाटर कम ही नहीं होने का नाम लेता। 100 रुपया मटर थे। खाने तो हैं, अब क्या करेंगे, अब बजट तो बिगड़ेगा। अब पानी तो खाना नहीं, किसी ने भी रोटी ही खानी है। बाजार में 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 70 रुपए में मिल रहा है। यही हाल प्याज और आलू का है। ये वो चीजें हैं जो उमूमन हर सब्जियों और सालन में इस्तेमाल होती हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से सिर्फ सार्फिन ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। ग्राहक अपनी इस्तिताअत के हिसाब से उतनी ही सब्जियां खरीद रहा है जिसका बोझ उनकी जेब बर्दाश्त कर सके। काम काज में तो 40% फर्क पड़ गया। बाजार में तो गाहक नहीं मिलता, क्योंकि जिसके पास बेचारे को अपना बाकी भी काम में पैसे खर्चने हैं, खाली प्याज और टमाटर नहीं, इसलिए वजह से काम बहुत कम हो गया। जो आदमी 2-3 किलो खरीदता था बेचारा आधा किलो में गुजारा कर रहा है। और देखो बड़े बड़े इतना महंगा 60-70 रुपए किलो प्याज है, 60-70 रुपए किलो टमाटर है। इतनी महंगाई में आम आदमी तो पिसा जा रहा है। लोगों को लगता था कि बीजेपी हुकूमत में चीजों की कीमतें कम होंगी, महंगाई की शरह में कमी आएगी, लेकिन अभी तक इस उम्मीद पर हुकूमत खरी नहीं उतर पाई है। इनका कहना है कि हुकूमत अगर अवाम को राहत देने में संजीदा है तो उसे फौरन इन परेशानियों का अजाला करना होगा। महंगाई और सब्जियों के ऊंचे दामों से परेशान जम्मू के ये लोग अपने विधायकों को ढूंढने में लगे हैं, जिन्होंने इनसे वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे महंगाई कम होगी। हालांकि महंगाई कम नहीं हुई, इसके उल्ट ही हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
और राजन वैद्य हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजन, लोगों की हालत खराब हो गई है, सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है, कैसे घर चले, और लोग बता भी रहे हैं अपनी परेशानी। इसको लेकर दिक्कत कहां पेश आ रही है? हालांकि ये हालात पूरे मुल्क में है इस वक्त, लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पर क्या दिक्कत आ रही है? सप्लाई में कोई बड़ी दिक्कत है? जी, मैं आपको बता दूं कि आमतौर से जो सब्जियों के दाम हैं, खासकर साल के इस वक्त में बहुत कम होते हैं, लेकिन इस साल जो रेट हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे आम लोगों की जो जेब के ऊपर अतिरिक्त जो है बोझ पड़ा है। हर इंसान जो है अपना एक बजट बना के चलता है घर का, उसी के मुताबिक वो खर्चा कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जो ये दाम बढ़े हुए हैं तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो टमाटर और प्याज के जो दाम आम दिनों में हम 30 रुपए या 40 रुपए किलो जम्मू में होते थे, वही 65 या 70 रुपए का मिल रहा है लोगों को। इससे आम लोगों की खासकर अगर बात की जाए तो उनकी बोझ के ऊपर बहुत बर्डन आया है। तो लोगों की यही कहना है कि ऐसी क्या वजह हो गई कि इतने डबल से ज्यादा जो है दाम इस वक्त बाजार में है, तो सरकार इस पे कोई चेक क्यों नहीं लगा पा रही है। और उनका गुस्सा खासकर जो विधायक हैं बीजेपी के, जिनको उन्होंने चुन के भेजा, उनका ये कहना था कि देखो, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था, जब 40 रुपए किलो होता था तो वो ये बोलते थे कि इसको हम कम लाएंगे, 20 रुपए किलो तक लाएंगे प्याज या टमाटर को, लेकिन आज इसके दाम दोगुने हो चुके हैं। लेकिन क्या वजह है, कोई भी एमएलए इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, और ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। राजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक तरफ ये महंगाई है आम तौर से खाने पीने की चीजों की, सब्जियों की, वहीं जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। यहां पर स्वाइन फ्लू के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जी, मैं आपको बता दूं कि हमने कई बार हुए कई तरह की बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दर्जे हरारत के गिरने पर सबसे जल्दी जो बीमारी नजर आती है वो है स्वाइन फ्लू। जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने शहर के सभी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी करके अस्पताल इंतजामिया को मुस्तैद रहने को कहा है। महकमा सेहत ने भरोसा दिलाया कि सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज और SMGS अस्पताल में एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 25 से 30 बेड के इंतजाम हैं, और शहर के सभी जिला अस्पतालों को भी वार्ड्स बनाए जाने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो एक हमारी होता है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज होती हैं वो मेडिकल कॉलेज में है। मेडिकल कॉलेज में एक सेपरेट से एक वार्ड बनाया हुआ है जिसको स्वाइन फ्लू वार्ड है, उसमें 25 से 35 बेड्स उसमें होंगे। और एक हमारा आइसोलेशन वार्ड होगा, वो होगा SMGS हॉस्पिटल में बच्चों के लिए, उसमें भी हमारे कोई 10 बेड का हमने इंतजाम किया हुआ है, वहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में उनको बोला हुआ है, उन्होंने किया भी हुआ है कि आइसोलेशन वार्ड जो है आपने बनाए, जिसमें कम से कम 5 पेशेंट्स का वो उसमें इंतजाम रखेंगे। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखते हुए रियासत पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। रियासत के हुक्मरानों ने भरोसा दिलाया कि इससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में सभी सहूलियात का इंतजाम है। साथ ही महकमा हेल्थ ने दवाइयां, किट्स और मास्क भी लेना शुरू कर दिया है। अफसरान के मुताबिक अस्पतालों में दवाइयों की मुनासिब मिकदार मौजूद है, और डॉक्टरों को हुक्म दिया गया है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें। हम दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी दे रहा है, स्कीम्स डिपार्टमेंट भी दे रहा है, थ्रू मीडिया हम दे रहे हैं एडवाइजरी स्वाइन फ्लू पे कि किस तरीके से थोड़ा खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर अस्थमा वगैरह, चेस्ट डिजीज वगैरह, और कहीं कहीं प्रेग्नेंट लेडीज, थोड़ा सा उनको कुछ स्टेप्स वगैरह लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। जो भी थोड़ा सा ठंड में इसका जो वायरस का जो है असर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं एकदम। सर्दियां बढ़ रही हैं और इसके साथ ही बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा भी, इसलिए पहले से मुस्तैद रहना जरूरी है। अब तक जम्मू में 3 और कश्मीर में 11 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। ऐसा दोबारा न हो,
इसके लिए इंतजामिया के साथ साथ लोगों को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह लोग स्वाइन फ्लू से धीरे धीरे मुतासिर होते जा रहे हैं और ये जानलेवा बीमारी उनको अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। राजन वैद्य एक बार फिर जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे रिपोर्टर। राजन, आपसे जानना चाहेंगे इंतजाम क्या है? जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा, इंतजाम हो तो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या जमीन पर वो दावे सही नजर आते हैं जम्मू में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने पहले भी इसके ऊपर रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें हमने ये दिखाया था कि जो जीएमसी हॉस्पिटल है और एचएमजीएस है, ये जम्मू शहर के मेन हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे तो सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ है जो दूर दराज के इलाके हैं। अगर स्वाइन फ्लू से जो मौतें हुई हैं वो ज्यादातर दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जम्मू सिटी या श्रीनगर सिटी में तो कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, क्योंकि प्रशासन का ध्यान रहता है, मीडिया का ध्यान रहता है वहाँ पे। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, पुंछ है, रजौरी है, रामबन, किश्तवाड़, भादरवा या कश्मीर के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ पे या सब सेंटर हैं, वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो जिसके कारण उनको यहाँ जम्मू में पहुंचाना पड़ता है, जो कि उनके लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि इससे उनका खर्चा होता है। यहाँ जम्मू में रहने की जगह नहीं है उनके पास। किस तरह से उनको सुविधाएं प्रदान करेगी प्रशासन, अभी इसके बारे में कोई सफाई नहीं दे पाई है, क्योंकि ज्यादा ठंड से जो इस तरह के मामला आते हैं, ये खासकर पहाड़ी इलाके दूर दराज के हैं, वहाँ के लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना होगा उन इलाकों की ओर भी। जी, बहुत शुक्रिया राजन वैद्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए जम्मू से। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। और गांदरबल में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कि उन बच्चों को किताबें और स्टेशनरी दी गई जिन्होंने गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। इस मौके पर एडीसी गांदरबल सैयद शहनवाज बुखारी भी मौजूद थे, साथ ही कई तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में तालीम के लिए बेदारी पैदा करना और उनके हुनर को मकाम मुहैया कराना था। एक नौजवानों का तर्जुमान गाह है, एक फोरम है, तो उसके सिलसिले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नई मंजिल स्कीम है उसके अंडर जो भी स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, जो भी ऐसे स्टूडेंट थे जो बैकड्रा थे, जो बिल्कुल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे यहाँ पे गांदरबल में, कंगन में, एसटी थे, तो बहुत ही फाइनेंशियली वो वीक थे, उनको हमने मटेरियल दी, उनको हमने प्रोवाइड किया, स्टेप उनको प्रोवाइड किया। ये हमारी कोशिश है कि जो भी कोई जवान है वो चाहिए तमाम एजुकेशन रहना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पीओके पर और लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर दिए गए बयानों की मुखालफत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जम्मू में एहतजाज किया। मंच ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और रुकने पार्लियामान के तौर पर उनकी रुकनीत को रद्द करने का मुतालबा भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जनाब श्री साबका सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जो देशद्रोही, देश के खिलाफ जो बातें की है, हम उसकी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सभी लोगों से निवेदन है कि इनका जो पार्लियामेंट जो सीट है ये भी रद्द होनी चाहिए, ये कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में रहने का कोई हक नहीं है। पुंछ के मेंढर तहसील के कलाबन में एक कार हादसा पेश आया, जिसमें कि 4 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को मेंढर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि कालाबन इलाके में बेकाबू कार 50 मीटर नीचे नाले में जाकर गिरी, जिसमें कि सवार 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे के पास मौजूद गांव वालों ने जख्मियों को अस्पताल रेफर कराया। और कुंजर के डोबीवान में एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी समेत ड्राइवर फरार हो गया। दोनों शख्स जिन्हें टक्कर मारी गई है वो बाप बेटे बताए जा रहे हैं और दोनों ही शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें मगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और श्रीनगर के अस्पताल में फिर इन्हें रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।
और जम्मू के एसएसओ होम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से यतीम बच्चों को किताबें बांटी गई। सभी बच्चे एसओएस होम में रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं और बच्चों को तालीम फराहम कराई जाती है। बच्चों की तालीम में किसी भी तरह का असर न हो, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से किताबें तकसीम की गई। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें ताकि इन्हें कोई कमी महसूस न हो, और इसके लिए स्कूल इंतजामिया ने बैंक का शुक्रिया अदा किया है। स्टेट बैंक की सोशल एक्टिविटी है, CSR जो एक्टिविटी है, उसके तहत हमने यहाँ स्वेटर वगैरह और बच्चों को पेन पेंसिल नोटबुक्स वगैरह दिए हैं। और ये बैंक का एक बड़ा इनिशिएटिव है जो सोसाइटी के लिए। बाकी लोगों को मैसेज है कि जो हमारी जो सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जहाँ अनाथालय में रह रहे हैं और उनको ये ऐसी संस्थाएं जो चला रही हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है और एक सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए बड़ा काज है जिसको हमें करना चाहिए। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसका मकसद कश्मीर और ईरान के बीच तहजीबी और सकाफती रिश्तों के बारे में जानकारी फराहम कराना था। इस सेमिनार में ईरान से तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद रजा सालेह साहब के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाम जिलानी मौजूद थे और सेमिनार में मुख्तलिफ समाजी और अदबी शख्सियात के साथ कई साबिक प्रिंसिपल और उस्तादजा तलबा ने भी हिस्सा लिया और कश्मीर और ईरान को लेकर कई उन्वान पर रोशनी डाली। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो कल्चरल रिलेशन बिटवीन ईरान और कश्मीर रहे हैं इनको रिवाइव करने का, और जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वर्शन में हमारे लोगों के पास है, इनमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको रिवाइव करने का वो आज की जनरेशन तक पहुंचे। इसी वजह से ये एक सेमिनार आज हमने किया है। लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। हम फ्यूचर में भी ऐसे सेमिनार करते रहेंगे। हमने एक्सपर्ट जो इस सब्जेक्ट पर है इनको यहाँ बुलाएंगे, अपने यंगस्टर्स तक वो नॉलेज वो इल्म पहुँचाएंगे। श्रीनगर में सबसे बड़े फ्लाईओवर का काम जारी है, लेकिन फ्लाईओवर के सबब ट्रैफिक निजाम इस वक्त काफी दिक्कत का सामना कर रहा है क्योंकि श्रीनगर के जहांगीर चौक और रामबाग तक जोड़ने वाला फ्लाईओवर का काम 2015 से रुका हुआ है और घाटी में बिगड़ते हालात की वजह से काम में रुकावट पैदा हुई थी। लेकिन हुकूमत की कोशिशों से एक बार फिर ये काम शुरू किया गया है और काम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो अपना पूरा जोर लगा रही, क्योंकि इस पुल के बाद ट्रैफिक निजाम सुधरने के आसार काफी बढ़ जाएंगे। जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने चीफ इंजीनियर सतीश राजदान से खास बातचीत की। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि श्रीनगर के जो जहांगीर चौक से लेकर जो रामबाग नटीपोरा तक जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है उसमें मैन पावर का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है और कितनी शिद्दत काम में लाई जा रही है ताकि इस फ्लाईओवर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और फ्लाईओवर के बनने के दौरान आम लोगों को और राहगीरों को चलने फिरने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। अब फ्लाईओवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चीफ इंजीनियर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी डॉक्टर राजदान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजदान साहब बताइएगा पहले कि आज का ये जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है कितना अभी वक्त है कि ये फ्लाईओवर जो है मोटरेबल बनेगा? देखिए, मोटरेबल बनाने के लिए अब जैसा मैंने बार बार कहा है कि 2 फेजेस हैं इस फ्लाईओवर के। फेज़ 1 जो अमर सिंह कॉलेज बख्शी स्टेडियम से चल रहा है शुरू होते हुआ और बजला ब्रिज तक वो ड्रॉप करेगा, और फेज़ 2 है कि जो अमर सिंह कॉलेज से जहांगीर चौक तक बनेगा वो दूसरा मरहला होगा। पहला जो मरहला पर है जो फेज़ हमारा है अमर सिंह कॉलेज और बरजुला के बीच, ये हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, हालात ठीक रहे, मौसम ने साथ दिया तो 31 दिसंबर को हम इसको मोटरेबल बनाएंगे। एक्सेप्टिंग एक चीज़ कि ब्लैक टॉप हम नहीं कर पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान देने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम ब्लैक टॉप कर पाएंगे। अलबत्ता ट्रैफिक गाड़ियों की आमदद के लिए हम पूरा यकीन है हमें कि 31 दिसंबर तक हम इसको पूरा कर लेंगे। राजदान साहब, इसकी डेडलाइन जो थी गवर्नमेंट ने पहले मार्च में रखा था और मुझे याद है कि जब डिप्टी कमिश्नर फारूक शाह साहब हुआ करते श्रीनगर के तो उन्होंने खाका पेश किया था और डाटा दिया था कि 2016 में अगस्त में इसको इनॉग्रेशन होना चाहिए था। तो क्या वजह रही कि अभी भी लोग काफ़ी परेशान? मिसालें दी जाती हैं कि श्रीनगर में फ्लाईओवर बनने जा रहा है, काफ़ी वक्त लगेगा। देखिए, एक चीज़ आप भी जानते हैं, आप भी यहीं के बाशिंदे हैं, मैं भी यहीं का हूँ और हम हालात देख रहे हैं। अगस्त 2016 का हमने टाइम दिया था बेशक, लेकिन जुलाई 2016 में ही हालात क्या हुए और क्या हुआ हमने पूरा साल खो दिया। दिसंबर तक आते आते हमारे सारे वर्कर्स यहाँ तक सारे भाग गए थे और दोबारा उनको बुलाने के लिए हमें 4 महीने लग गए और फिर भी पूरी तादाद में यहाँ सारे वर्कर्स जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो नहीं आ सके।
सो नेचुरली एक होना ही होना है। 2014 में फ्लड्स आ गए, 2016 का पूरा सीजन गया, तो उसकी वजह से ये डिले है, अदरवाइज डिले एज सच काम में नहीं है। चीफ साहब, शॉपकीपर्स जो लोकल इफेक्टेड हुए उनका भी इशू था, धरना भी, प्रोटेस्ट भी, एहतजाज भी किया, उनके इश्यूज क्या सबसाइड हुए? अब ये जो काम तेज रफ्तार से चल रहा है, शॉपकीपर्स का आज की डेट में एक इशू को छोड़कर बाकी सारा हमारा 95-96% हमारा खत्म हो गया है। अब इस टाइम शॉपकीपर्स का कोई इशू नहीं है। व्हाट इज दैट इंडिविजुअल इशू? इंडिविजुअल इशू ये है कि हमारे जो 2 कॉम्प्लेक्सेस, तो रामबाग वाला वो बन गया था और दूसरा जहांगीर चौक में जो हमारे 2 कॉम्प्लेक्सेस बन गए थे। अब यहाँ आपको पता ही है, लोग हमारे कुछ मिसक्रेंट्स होते हैं, अनऑथराइजली उन्हें कॉम्प्लेक्स में घुसकर जो उनकी दुकान के लिए हकदारी नहीं थे, दुकानों पर कब्जा कर लिया। वो भी हमने पिछले 1-2 दिनों में हमने सॉल्व कर दिया है और उम्मीद है नेक्स्ट हफ्ता 8 दिन में वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। जो वहाँ दुकानदार है उनको वहाँ हम शिफ्ट कर रिहेबिलिट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजदान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। चीफ इंजीनियर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी राजदान साहब बता रहे थे कि साल का अगला तोहफा जो रियासती सरकार देने जा रही है आवाम को, और नए साल का तोहफा जो है रवां साल का, वो यही होगा फ्लाईओवर का। तो मौसम सरमा की आमद के साथ ही वादी में पावर सप्लाई मुतासिर भी होने लगी और आने वाले दिनों में बेहतरी के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। कई घंटे की रोस्टिंग हो रही है। महकमा का कहना है कि ओवरलोड होने की वजह से हर इलाके में बिजली पहुंचाना मुमकिन नहीं है। बिजली बहरान के सबब इम्तिहानात की तैयारियों में लगे तलबा और ताजिर तबका सबसे ज्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि मीटर लगाने से भी फायदा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि मीटर लगाते वक्त पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिजली सप्लाई का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वाज़ेह है कि वादी में अपने क़याम के दौरान मरकजी मुज़ाकरातकार ने बिजली बहरान से निपटने के लिए 300 मेगावाट इजाफी बिजली फराहमी की यकीन दहानी कराई है। जो यहाँ पे इस समय पावर की प्रॉब्लम लोग महसूस कर रहे हैं, हर साल हमने ये देखा है, जो ही विंटर यहाँ पे आता है तो पावर की जो है कमी महसूस की जाती है। लोग काफ़ी हद तक परेशान होते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई जो है जारी नहीं रख पाते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे पास इस वक्त पावर की जो है कमी है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हम इतना पावर जो यहाँ पे जनरेट करते हैं वो जाता कहाँ है। हम रियासती सरकार को इस ज़मीन में इक़दाम उठाने चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे ये कहना चाहिए कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स उनके पास है उनको वह वापस लाया जाए, ताकि जो यहाँ पे पावर का बहरान महसूस किया जाता है विंटर्स के आते ही, उस पर जो है कदगन लगाई जाए सके। उधर बांदीपोरा में भी लोग बिजली के मसले को लेकर सड़कों पर उतर आए। जिले के अजास इलाके के रहने वाले लोगों ने पावर डेवलपमेंट महकमे के खिलाफ नारेबाजी की और बांदीपोरा से राजधानी श्रीनगर जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। इन लोगों का एहतजाज गांव में लगे ट्रांसफार्मर को लेकर है। उनका कहना है कि लो कैपेसिटी का होने की वजह से आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है, जिसकी वजह से इलाके अंधेरे में डूबे रहते हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से इस इलाके में बिजली नहीं आई है। तो बिजली का बहरान कश्मीर वादी में खास तौर से इस मौसम में बढ़ जाता है और ये तस्वीरें आप बांदीपुरा की देख रही हैं, जहां पर लोगों ने रोड ब्लॉक करके अपनी मांगे रखी। श्रीनगर जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। लोग एहतजाज कर रहे थे गांव में लगे ट्रांसफार्मर को लेकर। इनका कहना है कि लो कैपेसिटी का होने की वजह से आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है और इसकी वजह से इलाके में बिजली गुल हो जाती है। ट्रांसफार्मर काल आना सब पति फिर डिपार्टमेंट परस मार्चस घर अग्रीमेंट तुम दिमो जाए अग्रीमेंट हे बराबर कर 200 फी गरस कर अग्रीमेंट अगर बच्चे अलग तम तुम अलग अग्रीमेंट मगर 2,500 आव ना 2,500। कुपवाड़ा में आज जम्मू कश्मीर बैंक की रूरल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि RSETI की जानिब से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट प्रोग्राम मॉड्यूल 2 के 74वें बैच का इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम में कंसल्टेंट चीफ डायरेक्टर और बैंक के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान बैंक अफसरान ने लोन लेने वाले सार्फिन को वक्त पर लोन की अदायगी और कर्ज में मिली रकम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी। RSETI के डायरेक्टर अहमद मट्टू ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने और अपना बिजनेस शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद की मदद के लिए RSETI बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें कि J&K बैंक की ब्रांच खालिस लोन देने के लिए मुख्तस है। ट्रेनिंग का मकसद सार्फिन में एतमाद बहाली और कारगर तरीके से पैसे का इस्तेमाल था।
रियासत के कुदरती हुस्न को बचा रखने के लिए बागबानी को काफी फरोग दिया जाता है और इस सिलसिले में जिला कुलगाम में तकरीबन 1 लाख देवदार और खैरू और दूसरे अकसाम के पौधे लगाए गए हैं। महकमे जंगलात ने कहा है कि सड़क के दोनों किनारों पर भी पौधे लगाए जाएंगे ताकि कश्मीर की हरियाली बरकरार रहे। 2 नर्सरीज है अभी तक, एक एवल नर्सरी, एक सॉइल कंजर्वेशन नर्सरी कुलगाम में। तीसरी नर्सरी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ हाईटेक नर्सरी। तो ये जहाँ पे हम बैठे हैं, जो आपने अभी देखा, ये सॉइल कंजर्वेशन नर्सरी है। इसमें हमारे पास 94,000 कानिफर्स हैं। उसमें 40,000 जो हैं वो 2 साल के हैं और 54,000 हैं फर्स्ट ईयर के। तो आपने देखा ही होगा जो हमारे पास कानिफर यहाँ पे हैं 2 साल के, तो वो बिल्कुल तैयार है। और रावनपोरा कंजेर में मुनक्किद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट रामबिलपोरा की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रामबिलपोरा ने कुंजर 11 को शिकस्त दी। नौजवानों को खेल के जरिए मेन स्ट्रीम से जोड़ने के मकसद से 29 राष्ट्रीय राइफल ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया था। फातेह टीम को मेहमान खुसूसी मेजर विकास ने ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा है फाइनल में। और बॉयज प्लेड वेरी वेल, स्पेशली इजहार भाई एंड किया और डेथ ओवर में बहुत बॉलिंग अच्छी की। और सजाद और अरशीद वहीद, मतलब ऑल ओवर क्रेडिट गोज टू एवरी प्लेयर्स, अच्छा खेला, बहुत अच्छा। जो आज का फाइनल है बहुत ये कोई बड़ा ग्राउंड नहीं था, छोटा ही ग्राउंड था। जो 2 टीम्स थी वो लोकल टीम्स थी, बहुत अच्छा फाइनल हुआ। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ये जो आर्मी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया में, और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा क्योंकि ये जो सपोर्ट्स और पॉलिटिक्स है, दीज आर नॉट ब्रेड एंड बटर, ये 2 डिफरेंट चीज़ है। इनको जो ये पॉलिटिक्स है इसको क्रिकेट से रिलेट मत करो। इधर किश्तवाड़ के ठकराई में एक ग्राम रोजगार सेवक को बरहना किए जाने की खबर की डीडीसी एएस राणा ने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने पब्लिक दरबार के दौरान देही तरक्याती महकमे पर पैसा न देने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि किसी शख्स को सरेआम बरहना किया गया है। पैसा न दिए जाने के मामले पर डीडीसी ने मामले में जांच का हुक्म दिया है। है जो एक न्यूज़ चल रही है डिफरेंट चैनल्स पे और अखबारात में कि डीसी किश्तवाड़ ने कपड़े उतार दिए जीआरएस के। ऐसी बिल्कुल गलत बात है, ऐसी न्यूज़ जो है चला रहे हैं लोग। बारामूला जिले के लाछीपुरा बोनियार इलाके में फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डीसी नासिर अहमद नक्काश ने किया। कैंप के दौरान आसपास से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और अपना चेकअप कराया। सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद की देखरेख में लगे इस कैंप के दौरान मामूली नौइयत के मरीजों को फौरी तौर पर दवाएं भी फराहम की गई और इस मौके पर डीसी ने जिले के दूरदराज के इलाकों में भी इस तरह के कैंप लगाए जाने की बात कही। कैंप किया है यहाँ पर लच्छीपुरा में। ये यहाँ पर मैंने इनको कहा था कि हम यहाँ पर बारामूला से जो आखिरी गांव यहाँ पर होगा वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने लच्छीपुरा को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो हमने फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें हमारे जो एक्सरे है, हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ फ्री मेडिसिन, ये सब कुछ यहाँ के लोगों को हमने आज मैसर रखा। मेरी ये कोशिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी के भी मदद से, चाहे वो फौज है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, उनकी मदद से हम आखिरी गांवों तक पहुंच जाएं। और कोशिश यही रहेगी कि हेल्थ के हवाले से कि हम जो भी करें लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग मुश्किल से ही फार ऑफ प्लेसेस से ऊपर की जो हाइट्स हैं वहाँ से नीचे आते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए। इसलिए मेरी ये कोशिश रही कि मैं इन तक पहुँचूँ और उनको जो भी तकलीफ़ है हेल्थ के हवाले से, कोशिश है कि कुछ किसी हद तक उसको उनको दूर कर सके। 12 रबीउल अव्वल से कबल ही रियासत में ईद मिलादुन नबी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। पुंछ में आज मंडी से पुंछ के लिए एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में मंडी तहसील के हजारों अफराद ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत वक्फ बोर्ड पुंछ के चेयरमैन रियाज आतिश ने की और नात शरीफ और दरूद शरीफ का विरद करते हुए जुलूस तकरीबन 2:30 बजे पहुंचा।
हर साल की तरह जो मिलादुन्नबी जो प्रोग्राम्स हमारे पहुँच में होते हैं, इसी हर साल की तरह आज मंडी से जो लोग हैं सारे अपने जुलूस की शक्ल में पूंछ में आते हैं, पूंछ ईदगाह में आते हैं और वहाँ बैठ के जो है मोहम्मद पर जो है हज़रत मोहम्मद पे जो सीरत बयान होती है और जोश व खरोश से मिलाद मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि एक अमन का, भाईचारे का जो है पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को पैगाम देना। आपको पता है कि हजूर पाक ने जिस जो तालीम हमें दी है उसी तालीम के मुताबिक हम यहाँ चल रहे हैं। तो हमारे हजूर का जो ये दिन है इसको हम बड़ी शान और शौकत से हर साल मनाते हैं। तो इंशाल्लाह उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमें मनाना है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी इस्लाम।